वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 अक्टूबर 2024 और 26 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत सिंगापुर के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 125वें स्थान पर और 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको अब से अपना क्लास का टाइम रहेगा 7:30 पर। वीकली क्लास तो आपको 7 बजे कल मिल जाएगी सुबह, लेकिन डेली करंट अफेयर्स की क्लास अब से आपको 7:30 पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सर्दी का मौसम आ चुका है, समय के अंदर भी बदलाव हो चुका है, तो इसलिए आपको 7:30 पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? रूस के अंदर। स्काई स्कैनर की ट्रेवलर ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान कौन सा है? शिलांग। 2024 में सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के प्रमुख प्रवासी जुड़ाव कार्यक्रम प्रवासी परिचय का उद्घाटन कहाँ किया गया? रियाद के अंदर। किस लिमिटेड को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में सम्मानित किया? तो ये किया है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल को सम्मानित किया। मोदी के नेतृत्व में किस राज्य में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी? आंध्र प्रदेश। 2024 का वैश्विक नस्लवाद विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला चौधरी को। जस्टिस याया अफरीदी किस देश के नए चीफ जस्टिस बने? पाकिस्तान के। और भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया? तो ये 5 साल यानी कि 2029 तक बढ़ा दिया। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है और फर्स्ट ग्रेड की तो वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है मात्र 100 रुपए के अंदर। इसमें मंथली टेस्ट, मंथली PDF और भी टेस्ट डाले हुए हैं, और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पर टेस्ट वगैरह मिलते रहेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, ओनली फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल है ये। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? और भारत और सिंगापुर के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास है सिम्बैक्स, कौन सा संस्करण? 31वां संस्करण, और ये आयोजित हो रहा है विशाखापट्टनम के अंदर। यह तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास? सिम्बैक्स। कौन सा संस्करण? 31वां। कहां पर हो रहा है? विशाखापट्टनम। तो भारत सिंगापुर समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 31वां संस्करण 23 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा आयोजित हो रहा है। ये अभ्यास 1994 में एक्सरसाइज लॉयन किंग के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। ये इसके भी 2 चरण होंगे भी। हार्बर चरण ये विशाखापट्टनम में 23 से 25 अक्टूबर हो गया। अब चल रहा है सी चरण बंगाल की खाड़ी में 28 से 29 अक्टूबर। बस ये अब ये अभ्यास होते हैं ना, ये इतना याद रखने हैं कि किन देशों के बीच हुआ, कहां पर हुआ और कौन सा संस्करण हुआ। बस ये इतना ही अभ्यास का नाम आएगा, और ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अभ्यास के बारे में और ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हिंद महासागर में पहला समुद्री अभ्यास साझेदारी अभ्यास MPX सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो ये भी भारतीय नौसेना और दोनों देशों की नौसेना के बीच है। हिंद महासागर के अंदर पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है, तो ये हुआ है भारत और जर्मनी के बीच। किसके बीच है? भारत और जर्मनी के बीच हुआ है। कहां पर है? हिंद महासागर के अंदर इन्होंने अपना पहला ये समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना ने हाल ही में हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास सफलतापूर्वक किया। यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित इस अभ्यास में भारत की निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS दिल्ली
और जर्मनी की है फ्रीगेट बेडेन वुटेनबर्ग और पूर्व टैंकर फ्रैंकफर्ट एमएन ने भाग लिया है। तो ये भारत की तरफ से एक मिसाइल विध्वंसक है आईएनएस दिल्ली, उसने इसके अंदर भाग लिया है। तो ये जहाज का नाम है, एक पोत का नाम है, उसने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया। भारतीय फुटबॉल टीम 24 अक्टूबर 2024 को जारी ताजा फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर रह चुकी है। ये देखो फीफा रैंकिंग वगैरह 6-6 महीने से आती रहती है। इसके अंदर कभी कभार भारत 115वें स्थान पर होता है, कभी 120वें पर है, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक याद रखना भारत 125वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? भारत 125वें स्थान पर है। ये 24 अक्टूबर 2024 को ताजा फीफा रैंकिंग आई है, जिसके अंदर भारत 125वें स्थान पर है। तो ये याद रखना 125वें स्थान पर। इसके बावजूद भारत के अंकों की संख्या 1133.78 होगी, जिससे एशियाई फुटबॉल परिसंघ रैंकिंग में सुधार हुआ है। और इस रैंकिंग में सबसे टॉप पर है अर्जेंटीना 1883.5 अंकों के साथ सबसे टॉप पर है। उसके बाद में फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और ब्राजील सबसे टॉप पर है। तो ये आंकड़े याद रखने हैं। भारत की है 1133 और अर्जेंटीना की कितनी है? 1883.5। ये दोनों है। भारत 125 स्थान पर है, अर्जेंटीना सबसे टॉप पर। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है गोवा के अंदर। कहाँ पर होने जा रहा है? गोवा के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। इसके अंदर मेन मुख्य देश होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर मेन मुख्य देश होगा। तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन होगा। ये 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया फोकस देश रहेगा। अब देश आपसे पूछा जा सकता है भी कौन सा देश रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। और भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही ऑडियो विजुअल सह निर्माण संधि पर शामिल हो चुके हैं। तो ये देखो अभी मैंने बताया कि भारत और कोलंबिया ने भी ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहले से ही समझौता ये कर रखा है। ये चीजें याद रखा करो साथ साथ में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन, तो गीता महोत्सव तो आपको बताइए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा। ये कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है कुरुक्षेत्र। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। कहां पर है? कुरुक्षेत्र की शरण नीति में। वो कहते हैं ना कि उतर चुके हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान। जैसे रीट भर्ती आ गई, फर्स्ट ग्रेड आ गई और अभी 1-2 दिनों के अंदर आ जाएगी सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होगा। ये लगातार 2016 से इस आयोजन पर वैश्विक स्तर पर ये विस्तार है। इसके अंदर भगवत गीता का संदेश फैलाने और हरियाणा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिली है। अब इसके अंदर 2024 के अंदर तंजानिया इस महोत्सव का सहयोगी देश होगा भी, ये अलग अलग याद रखना। अब जो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया मुख्य देश होगा और यहाँ पे तंजानिया, याद रखना अलग अलग भी, कंफ्यूज मत होना, बार बार कह रहा हूं मैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर कौन सा सहयोगी देश होगा? तो वो होगा तंजानिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 21वीं पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 21वीं पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। तो ये अपने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह हैं। इनको लालन सिंह के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने 21वीं पशुधन जनगणना के संचालन का शुभारंभ किया है। तो 21वीं पशुधन जनगणना होगी तो इसमें देखेंगे पशुओं के अंदर, पशुपालन के अंदर क्या आंकड़ा होता है। तो ये पहल भारत के पशुधन क्षेत्र पर विस्तृत डेटा एकत्रित करने के उद्देश्य से की गई है। यानी कि जैसे अपने भारत की ये जनगणना वगैरह होती है ना, उसी प्रकार पशुधन की भी जनगणना होती है। तो लॉन्च कार्यक्रम ये 25 अक्टूबर 2024 को होटल लीला एम्बियंस कन्वेंशन शाहदरा नई दिल्ली में आयोजित किया गया और पशुधन जनगणना की शुरुआत हुई थी 1919 के अंदर। कब हुई थी? 1919 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी 5 साल बाद में आयोजित होती है। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश के लिए भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया है?
भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश के लिए भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया? वो किया है स्वीडन देश के लिए। किस देश के लिए? ये तस्वीर में आपको दिखाई दे रही होगी, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, इनको भारत सरकार ने स्वीडन के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। बस इतना ही याद रखना। वर्तमान में विदेश मंत्रालय के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में ये कार्यरत है नीना मल्होत्रा, और ये भारतीय विदेश सेवा की 1992 बैच की अधिकारी है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं आर अश्विन। ऑप्शन नंबर बी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, आर अश्विन है बन चुकी है। आईसीसी जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा है, अभी इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। कौन है? आर अश्विन। तो रविचंद्र अश्विन ये स्पिनर है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज नाथन लियोन को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अश्विन ने उपलब्धि पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान हासिल किया। पूछा जा सकता है किसके खिलाफ हासिल की? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने 24 अक्टूबर 2024 को संन्यास की घोषणा कर दी। इनका संबंध किस खेल से है? तो आप सभी जानते हो, भारतीय महिला हॉकी टीम की ये पूर्व कप्तान है रानी रामपाल। इन्होंने 24 अक्टूबर 2024 को संन्यास की घोषणा कर दी। इनका संबंध किस खेल से है? हॉकी की खिलाड़ी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, देखो हॉकी की खिलाड़ी है रानी रामपाल। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है। तो रानी रामपाल ने 24 अक्टूबर 2024 को संन्यास की घोषणा करते हुए उन्होंने 16 साल के करियर का अंत समाप्त किया। भारतीय हॉकी की रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी ने 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 220 गोल किए हैं। और हरियाणा के शाहबाद के अंदर इनका जन्म हुआ। और भारतीय महिला हॉकी टीम में सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली खिलाड़ी महिला बनी है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है, भारतीय हॉकी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, हरियाणा के शाहबाद में इनका जन्म हुआ, और सबसे कम उम्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली महिला खिलाड़ी ये बनी है। कौन है? रानी रामपाल। अगला प्रश्न, एडीबी ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? एडीबी ने किस राज्य में, यानी कि एशिया विकास डेवलपमेंट बैंक है, उसने 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434 मिलियन डॉलर को ऋण को मंजूरी दी? तो वो दिए असम राज्य के लिए। किस राज्य के लिए? असम राज्य के लिए इस ऋण को मंजूरी दी है। तो एशिया विकास बैंक एडीबी ने असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 500 मेगावाट ग्रिड संयुक्त सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के निर्माण के लिए 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकार किया। यह परियोजना 2030 तक असम के 3000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को समर्थन देती है। तो ये आंकड़ा 500 मेगावाट से 2030 तक कितना हो जाएगा? 3000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल में किसने भारत दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? अब देखो आजकल एग्जामिनर क्या इस प्रकार भी प्रश्न डालने लगा है, ठीक है। अभी सीईटी के अंदर आपने देख लिया होगा। तो किसने भारत दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत की? तो वो की है प्रहलाद जोशी ने। किसने की है? ये अपने खाद्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने भारत दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत की। तो केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली एनसीआर में भारत चना दाल चरण दूसरे के खुदरा चरण की शुरुआत की है। इस चरण में मूल्य स्थिरीकरण बफर से 3 लाख टन चना को चना दाल में बदलकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम की एमआरपी पर बेचा जाएगा। इनकी बफर से 3 लाख जो टन चना है उसको चना दाल में बदलकर 30 रुपए, ये 70 रुपए प्रति किलोग्राम की एमआरपी के तौर पर इनको बेचा जाएगा। और अभी इसकी दूसरे चरण की इन्होंने शुरुआत कर दी है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हिमालय में मिली सांप की नई प्रजाति। अब ये इस प्रकार भी प्रश्न आ सकते हैं, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। तो वैज्ञानिकों के एक दल ने पश्चिमी हिमालय में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो के सम्मान में
एंगुलिकुलिस डिकेप्रियोई रखा गया है, जो वन्य जीव संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। तो याद रखना है, एक बॉलीवुड स्टार है लियोनार्डो डिकेप्रिया, उनके नाम पर इस हिमालय के अंदर मिली नए सांप की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया? एंगुइकुलिस डिकेप्रियोस नाम इसका रखा गया है, जो वन्य जीव संरक्षण के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान ये देता है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह सब आ गया। और मैं जल्द ही अभी आज या कल तक आपको सीईटी के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हैं इंडिया वर्ल्ड के, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा अच्छे तरीके से। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन बोल रही हूँ, कौन सा देश 2024 में कैप वर्डे के बाद मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला दूसरा देश बन गया? ओमान, मिस्र, तुर्की, यमन। और ये क्लास अब आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए भी रामबाण साबित होगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी भारत का और इसके अलावा खेल पुरस्कार, ये भी वर्ल्ड से संबंधित प्रश्न आपको मिलने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स के अंदर जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये क्लासें अभी से स्टार्ट देखना शुरू कर दें, क्योंकि इसी में आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि लगभग 6-7 महीने 10 महीने लगाएंगे एग्जाम के लिए, तो उससे पहले लगभग आपको 1 साल तक करंट पहले वाला पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी से भी लग जाओ, आपका अच्छे तरीके से करंट तैयार है होता जाएगा। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी ये पुस्तक आपको पशु परिचर की विशेष उपलब्ध है, ये आप ले सकते हो। सभी विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।